एजुकेशन फॉर कॉमर्स। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से जो ईस्टर्न वाली लर्निंग्स हैं उसको अब इतना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जा रहा था और वेस्टर्न जो लर्निंग है उसको बढ़ावा दिया जा रहा था। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जो एजुकेशन है, जो वेस्टर्न लर्निंग है, जो यूरोपियन लर्निंग है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था और उसको किस तरीके से कॉमर्स से जोड़ के देखा जा रहा था। कॉमर्स मतलब कि व्यापार। तो किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स है वो कह रहे थे कि अगर हम इंडियंस को इंग्लिश सिखाएंगे, यूरोपियन लैंग्वेजेस सिखाएंगे, यूरोपियन जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाएंगे, तो उससे क्या होगा कि जो इंडियंस हैं वो यूरोपियन बुक्स पढ़ पाएंगे, लिटरेचर पढ़ पाएंगे और उससे क्या होगा, कॉमर्स में भी फायदा होगा। तो कॉमर्स में कैसे फायदा होगा वो देखते हैं। In 1854, the Court of Directors of East India Company in London sent an educational dispatch to the Governor General in India. तो 1854 में जो लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, उसने एक एजुकेशनल डिस्पैच भेजा इंडिया में रह रहे गवर्नर जनरल को। तो इंडिया में जो गवर्नर जनरल था उसको एजुकेशनल डिस्पैच भेजा गया। तो उस डिस्पैच में क्या था? इशूड बाय चार्ल्स वुड। वो जो एजुकेशनल डिस्पैच है उसे चार्ल्स वुड ने इशू किया था और चार्ल्स वुड जो है वो प्रेसिडेंट था बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी। जो कंट्रोल ऑफ द कंपनी का बोर्ड है उसका वो प्रेसिडेंट था। इट हैज कम टू बी नोन एज वुड्स डिस्पैच। अब क्योंकि इस डिस्पैच को चार्ल्स वुड ने इशू किया था इसीलिए इस डिस्पैच को वुड्स डिस्पैच के नाम से भी जाना जाता है। Outlining the educational policy that was to be followed in India, it emphasized once again that the practical benefit of a system of European learning as opposed to Oriental knowledge. अभी जो डिस्पैच था इसमें फिर से बहुत ज़्यादा फोकस किया था यूरोपियन लर्निंग पे कि जो इंडियंस हैं उन्हें यूरोपियन लर्निंग सिखाई जाए, उन्हें जो यूरोपियन लिटरेचर है उसके बारे में पढ़ाया जाए, इंग्लिश उन्हें पढ़ाई जाए। तो इस चीज़ पे इस एजुकेशनल डिस्पैच में बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था एज अपोज टू ओरिएंटल नॉलेज। तो ओरिएंटल नॉलेज के खिलाफ जाकर ये लोग यूरोपियन लर्निंग पे फोकस कर रहे थे। वही चीज़ इस एजुकेशनल डिस्पैच में लिखी हुई थी। वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूजेस द डिस्पैच पॉइंटेड वाज इकोनॉमिक। तो हमने पढ़ा था कि यूरोपियन लर्निंग को ये कह के अब प्रमोट किया जा रहा था कि इंडियन जो लर्निंग है, जो ओरिएंटल लर्निंग है वो बेसलेस है, वो नॉन साइंटिफिक है, बहुत ही लाइट हार्टेड मैनर से वो जो पूरा लिटरेचर है वो लिखा गया है वो नॉन साइंटिफिक है। तो ये कहकर ओरिएंटल लर्निंग को अपोज किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि अब इंडियंस को मोर साइंटिफिक चीज पढ़ाने की जरूरत है और ऐसी लर्निंग पढ़ाने की जरूरत है जिसका कोई प्रैक्टिकल यूज हो। तो इसी तरीके से बहुत सारे प्रैक्टिकल यूजेस गिनवाते हुए इस डिस्पैच में एक जो प्रैक्टिकल यूज लिखा था वो था इकोनॉमिक का, कि अर्थव्यवस्था के तौर पर हम इसको एक अच्छा तरीका देख सकते हैं कि अगर इंडियंस को हम पढ़ाएंगे तो उससे ब्रिटिशर्स को बहुत ही इकोनॉमिकली फायदा होने वाला था। यूरोपियन लर्निंग इट सेड वुड इनेबल इंडियंस टू रिकॉग्नाइज द एडवांटेज that flow from the expansion of trade and commerce and make them see the importance of developing the resources of the country. तो इस डिस्पैच में ये लिखा था कि यूरोपियन लर्निंग से क्या होगा कि अगर यूरोपियन लर्निंग हम लोगों को देंगे, इंडियंस को देंगे, तो उससे क्या होगा कि इंडियंस को पता चलेगा कि ट्रेड एंड कॉमर्स का कितना ज़्यादा फायदा है, मतलब कि व्यापार कितना ज़्यादा फायदेमंद है। इसके बारे में इंडियंस को पता चलेगा और साथ ही साथ इंडियंस ये समझ पाएंगे कि रिसोर्सेज को डेवलप करना भी कितना ज़रूरी है। ठीक है। Introducing them to European ways of life would change their taste and desires and create a demand for British goods, for Indians would begin to appreciate and buy things that were produced in Europe. तो होगा क्या, क्योंकि अब इंडियंस को पूरे तरीके से यूरोपियन लर्निंग दी जाएगी, उन्हें यूरोपियन जो लैंग्वेजेस है वो सिखाई जा रही है, यूरोपियन लिटरेचर पढ़ाया जा रहा है। तो अगर यूरोपियन लिटरेचर इंडियंस पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें यूरोपियंस के तौर तरीके होंगे, उनके लाइफ्स के बारे में लिखा होगा। तो धीरे धीरे करके क्या होगा, इंडियंस यूरोपियन जो लाइफ स्टाइल है उसे अडॉप्ट करने लगेंगे। यूरोपियंस कैसे रह रहे हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस तरीके से उनके कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, उन सब चीज़ों को फॉलो करने लगेंगे। और अल्टीमेटली क्या होगा कि जो इंडियंस हैं वो सामान खरीदने लगेंगे जो कि यूरोप में प्रोड्यूस होते हैं। राइट। तो मतलब जो यूरोपियन लोग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसकी डिमांड अब इंडियंस करने लगेंगे और वो जो प्रोडक्ट है वो क्योंकि यूरोप में प्रोड्यूस होते हैं तो यूरोपियन प्रोड्यूस्ड गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी और इंडियंस जो है वो इन सारे प्रोडक्ट्स को खरीदने लगेंगे। वुड्स डिस्पैच ऑल्सो आर्ग्यूड दैट यूरोपियन लर्निंग वुड इम्प्रूव द मोरल कैरेक्टर ऑफ इंडियंस। और वुड्स का जो डिस्पैच था उसमें ये भी लिखा था कि यूरोपियन लर्निंग की वजह से क्या होगा कि इंडियंस में मोरल कैरेक्टर जो है वो एनकरेज होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, कि इंडियंस जो है वो मोरली एम्पावर होंगे
इट वुड मेक दैम ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट। यूरोपियन लर्निंग की वजह से इंडियंस जो हैं वो ट्रूथफुल बनेंगे, ऑनेस्ट बनेंगे, मतलब कि सच्चाई की राह पे चलेंगे, ईमानदार बनेंगे, एंड दस सप्लाई द कंपनी विद सिविल सर्वेंट्स हु कुड बी ट्रस्टेड एंड डिपेंडेंट अपॉन। और क्योंकि यूरोपियन लर्निंग की वजह से लोग जो है वो ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट बनेंगे, इसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें ऐसे सिविल सर्वेंट्स मिल पाएंगे जिन पे कि ब्रिटिशर्स ट्रस्ट कर सकते हैं, मतलब विश्वास रख सकते हैं। अब या तुम हिपोक्रेसी देखो कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो मॉरलिटी और ट्रूथफुल एंड ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं, जो कि खुद इंडियंस के साथ इतना बुरा कर रहे हैं। वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। उन्होंने इंडियंस के जितने भी रिसोर्सेस है, जो जंगल वगैरह थे, वो पूरे तरीके से बर्बाद कर दिए। इंडियन के कस्टम्स को बर्बाद कर दिया। इंडियन जो प्रैक्टिसेस हैं, इंडियन ट्रेडिशंस हैं, उसको वो थोड़ा भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे। इंडियन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे। तो मतलब कि इंडिया के जितने भी रिसोर्सेज थे उनको उन्होंने पूरे तरीके से एक्सप्लॉइट किया, ना एनवायरनमेंट का ध्यान रखा, ना किसी चीज का ध्यान रखा। और अब वो हमें आके ज्ञान दे रहे हैं कि भाई तुम्हें ट्रूथफुल रहना है, ऑनेस्ट रहना है, मतलब इंडियंस में ऑनेस्टी की कमी है, मोरालिटी की कमी है। तो मतलब कि खुद जो चीज उनमें नहीं है वो हम में डालने की कोशिश कर रहे थे, मतलब खुद उस चीज की बात कर रहे थे जो उनमें नहीं है। The literature of the East was not only full of grave errors, it could also not instill in people a sense of duty and a commitment to work, nor could it develop the skills required for administration. अब साथ ही साथ ये जो वुड्स का डिस्पैच था वो ये भी कहता है कि ईस्ट का जो लिटरेचर है, मतलब कि इंडियन जो लिटरेचर है, वो बहुत ही ज्यादा एरर से भरा हुआ तो है ही, मतलब कि उसमें बहुत सारे एरर्स तो हैं ही, वो अनसाइंटिफिक तो है ही इनके हिसाब से, बट उसके साथ साथ उसमें सेंस ऑफ ड्यूटी नहीं आती लोगों में। मतलब कि जब लोग ईस्ट का लिटरेचर पढ़ते हैं, इंडियन लिटरेचर पढ़ते हैं, तो उससे लोगों में सेंस ऑफ ड्यूटी नहीं आती, मतलब कि कर्तव्य निष्ठा नहीं आती, कि वो अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते। और उन लिटरेचर से, ईस्ट के लिटरेचर से लोगों में वो स्किल्स भी नहीं आती जो कि ब्रिटिशर्स को अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स में चाहिए, मतलब कि अपने जो सिविल सर्वेंट्स वगैरह हैं उनमें चाहिए। तो बेसिकली पूरे तरीके से जो ओरिएंटलिज्म है अब उसको नकार दिया जा रहा था। इंडियन जो लर्निंग है, जो यूरोपियन लर्निंग है, उसको फोकस किया जा रहा था। इंडियन लर्निंग को अब पूरी तरीके से नॉन साइंटिफिक बताया जा रहा था, और कह रहे थे ये लोग कि अब वो बिल्कुल ही नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, सिर्फ यूरोपियन लर्निंग को अब प्रमोट किया जाना चाहिए। फॉलोइंग द 1854 डिस्पैच, सेवरल मेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश। अब जब लंदन से वुड्स वाला डिस्पैच इंडिया में पहुंचा तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे अलग अलग मेजर्स जो हैं, नए नए जो स्टेप्स हैं वो लिए गए ताकि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया जा सके। Education departments of governments were set up to extend control over all matters regarding education. अब इंडिया में क्या हुआ कि एजुकेशनल डिपार्टमेंट सेटअप किए गए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उन पर पूरे तरीके से जो गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिशर्स हैं, वो कंट्रोल कर सकें। Steps were taken to establish a system of university education. अब ये लोग यूनिवर्सिटी एजुकेशन की तरफ फोकस कर रहे थे कि इंडिया में यूनिवर्सिटी एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। In 1857, while the sepoys rose in revolt in Meerut and Delhi, universities were being established in Calcutta, Madras and Bombay. तो हमने 1857 के रिवोल्ट के बारे में पढ़ा था। 1857 में क्या हुआ कि जो मेरठ है, दिल्ली है, इन सभी जगहों पे जो सिपाही थे वो विद्रोह कर रहे थे। जो सेना है उसमें वो लोग म्यूटिनी कर रहे थे, अपने ऑफिशियल्स की बात जो है वो नहीं मान रहे थे, राइट। तो एक तरफ तो 1857 में ये रिवोल्ट चल रहा था और दूसरी तरफ कैलकाता, मद्रास, बॉम्बे, इन सब जगह पे यूनिवर्सिटीज जो हैं वो बनाई जा रही थी। अटेम्प्ट्स वर आल्सो मेड टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस विद इन द सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो अब यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे तो फोकस किया जा रहा था, बट साथ साथ जो स्कूल एजुकेशन है उसमें भी चेंजेस लाने की कोशिश की जा रही थी। तो मतलब कि अब कोशिश की जा रही थी कि अब इंडिया में पूरे तरीके से यूरोपियन लर्निंग स्टैब्लिश कर दी जाए। सारे स्कूल जो हैं उन्हें इंग्लिश मीडियम बनाया जा रहा था, टेक्स्ट बुक जो है वो इंग्लिश में लिखी जा रही थी, और इंडियंस को इंग्लिश सिखाने पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा था। The demand for moral education. The argument for practical education was strongly criticized by Christian missionaries in India in 19th century. अब 19th century के टाइम में क्या हुआ, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, क्रिश्चियन मिशनरीज कौन, ऐसे लोग जो कि क्रिश्चियनिटी के बारे में लोगों को पढ़ाते हैं, उनको मिशनरीज कहते हैं, ठीक है। तो अब ये लोग जो है क्रिश्चियन मिशनरीज जो है ये प्रैक्टिकल एजुकेशन के बिल्कुल ही खिलाफ जा रहे थे। मतलब ब्रिटिशर्स जिस यूरोपियन लर्निंग की बात कर रहे थे, जिस प्रैक्टिकल साइंटिफिक एजुकेशन की बात कर रहे थे इंडिया में लाने के लिए, उसका क्रिश्चियन मिशनरीज विरोध कर रहे थे। The missionaries felt that education should attempt to improve moral character of people and morality could be improved only through Christian education. तो क्रिश्चियन मिशनरीज कह रहे थे कि जरूरी है कि लोगों में हम मोरल कैरेक्टर जो है वो डेवलप करें, लोगों को बहुत ज्यादा मोरल बनाएं, और मोरालिटी लोगों में सिर्फ
क्रिश्चियन एजुकेशन के थ्रू ही आ सकती है, इनका ऐसा कहना था। Until 1813, the East India Company was opposed to missionary activities in India. तो 1813 तक क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पूरे तरीके से मिशनरीज एक्टिविटीज के खिलाफ थी इंडिया में। मतलब कि जो मिशनरीज अपनी एक तरीके से इंस्टीट्यूशन सेटअप कर रहे थे, वो ट्राइबल्स वगैरह को क्रिश्चियन एजुकेशन में बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे। बट तो उस टाइम पे क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इस चीज के खिलाफ थी। It feared that missionary activities would provoke reaction amongst the local population and make them suspicious of British presence in India. तो ब्रिटिशर्स उस टाइम पे किस लिए खिलाफ थे इसके, मिशनरीज एक्टिविटीज के, क्योंकि मिशनरीज जो है वो पूरे तरीके से कोशिश कर रहे थे कि लोग जो हैं, जो इंडियंस हैं, वो क्रिश्चियनिटी को अपना लें, वो हमारे ट्रेडिशंस को बेस्ट बैड प्रैक्टिसेस कह रहे थे। और मिशनरीज वगैरह कह रहे थे कि इंडियंस के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, जो फॉरेस्ट लॉज वगैरह लगाए गए हैं, वो हटा दिए जाएंगे अगर वो लोग अपनी ट्रेडिशंस को छोड़ दें और गुड क्रिश्चियंस बन जाएं। तो इस तरीके से कोशिश, मतलब मिशनरीज कोशिश कर रहे थे कि वो क्रिश्चियनिटी को पूरे तरीके से इंडिया में फैला सके। बट जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो थोड़ा डर रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर मिशनरीज इस तरीके से काम करते रहेंगे इंडिया में, तो लोग जो हैं वो नाराज हो जाएंगे, लोगों को लगेगा कि ब्रिटिशर्स बहुत गलत कर रहे हैं, वो उनके खिलाफ हैं और वो ब्रिटिशर्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि उस टाइम तक तो जो ब्रिटिशर्स है उनका एम ये था कि वो इंडियंस के दिल में कुछ जगह बना पाए। Unable to establish an institution within British controlled territories, the missionaries set up a mission at Serampore in an area under the control of Danish East India Company. तो ये जो मिशनरीज थे वो ब्रिटिश कंट्रोल्ड टेरिटरीज में अपनी जो मिशनरीज हैं वो सेटअप नहीं कर पाए थे, इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सेटअप नहीं कर पाए थे। तो फिर क्या हुआ, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बहुत सारी थी, सिर्फ एक ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी। वेस्टर्न वर्ल्ड से, यूरोपियन जो देश हैं उनसे जितनी भी, तो यूरोप के जो अलग अलग कंट्रीज हैं वहां से ना बहुत सारी कंपनीज इंडिया की तरफ आई थी ईस्टर्न, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज की ईस्ट में यहाँ पे इंडिया पड़ता है ना, तो इसलिए वहां से जितनी भी कंपनीज निकल के आई उन्होंने उसका ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दे दिया। बट कुछ कोई कंपनी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो जिस हम ब्रिटिशर्स की बात करते हैं ना, जिन्होंने हम पे रूल किया, वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। बाकी बहुत सारी ऐसे टेरिटरीज थी इंडिया में जो दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में थी, जैसे डैनिश हो गया, है ना। इसी तरीके से डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी। तो अब क्या हुआ, जो मिशनरीज हैं वो ब्रिटिश कंट्रोल टेरिटरीज में, मतलब कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी जो है, जिन टेरिटरीज पे उसने कंट्रोल कर रखा था, उसमें जो मिशनरीज हैं वो इंस्टीट्यूशन सेटअप नहीं कर पाए थे, इसीलिए वो डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले एरिया में चले गए थे, उन टेरिटरीज पे चले गए इंडिया के जहां पे डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोल कर रखा है, और वहां पे जाके उन्होंने जो अपनी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सेटअप किए। तो वो किस एरिया में जाके सेटअप किए, सीरमपुर। सीरमपुर जो एरिया है वो उस टाइम पे डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कंट्रोल में लिया हुआ था, और वहां पे इन्होंने इंस्टीट्यूशंस जो है वो सेटअप किए। A printing press was set up in 1800 and a college established in 1818. तो अब यहाँ पे क्या हुआ, 1800 में एक प्रिंटिंग प्रेस जो है वो सेटअप की गई और कॉलेज को स्टैब्लिश किया गया 1818 में। Over the 19th century, missionary schools were set up all over India. तो अब क्या हुआ, 19th सेंचुरी के में धीरे धीरे करके लगभग पूरे इंडिया में मिशनरी स्कूल्स जो हैं वो सेटअप किए गए। After 1857, however, the British government in India was reluctant to directly support missionary education. 1857 के रिवोल्ट के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में, वो डायरेक्टली मिशनरीज को सपोर्ट करने से थोड़ा बच रही थी, और मतलब इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही थी, बट एकदम खुल के सपोर्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि उन्हें डर था कि इंडियंस जो हैं वो और ज्यादा उनके खिलाफ चले जाएंगे, क्योंकि रिवोल्ट तो उस टाइम पे वैसे ही छिड़ चुका था। तो उन्हें डर था कि अगर हम इस टाइम पे मिशनरीज को सपोर्ट कर देंगे तो जो इंडियंस है वो और ज्यादा हमारे खिलाफ चले जाएंगे। There was a feeling that any strong attack on local customs, practices, beliefs and religious ideas might enrage native opinion. तो ब्रिटिशर्स को ये डर था कि अगर कुछ भी ऐसा हुआ, जैसे कि कोई उनके इंडियंस के कस्टम्स हो गए, प्रैक्टिसेस हो गए, उनके बिलीव्स, उनके रिलीजियस बिलीव्स पे अगर हम किसी भी तरीके से थोड़ा भी कोई अटैक करेंगे, उनकी निंदा करेंगे, लोगों को अनसेफ फील कराएंगे, तो उसकी वजह से लोग जो है वो पूरे तरीके से हमारे खिलाफ हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वो मिशनरीज की सपोर्ट अभी नहीं कर रहे थे, और मिशनरीज कह रहे थे कि तुम यूरोपियन लर्निंग पे इतना ज्यादा फोकस मत करो, तुम क्रिश्चियनिटी के बारे में लोगों को पढ़ाओ, ताकि इंडियंस जो है वो मोरल बन सकें। तो ये जो पिक्चर है ये सेरमपुर कॉलेज की है, जो कि हुगली रिवर के पास ही बना हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पिक्चर है वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी की है, जो कि 19th सेंचुरी में बनाई जा रही थी।